नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन 24 की खबर, जहां हम आपको सियासत से जुड़ी हर खबर से रूबरू करवाते हैं। इन दिनों देखा ये जा रहा है कि सियासत अपने चरम पर है, क्योंकि 24 के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां तो सियासत गर्मा ही गई है। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर भी सियासत लगातार बवाल पर है। वाल पलटवार का दौर चल रहा है। बात करते हैं पहली खबर की। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी जनता को लुभाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में अब मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और किसानों को बड़ी राहत दी। सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2023 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस त्योहारों के समय भी एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में किसानों के मुद्दे पर राजनीति हमेशा होती रही है और इस बार चुनाव में एमएसपी का मुद्दा सबसे ऊपर नजर आता है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 6 रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया। तिलहन और सरसों में 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मैसूर पर 425 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल और बारले के लिए 115 रुपए प्रति क्विंटल, चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर दी गई है। अगर ये 6 फसलों का एक एक करके मैं आपको बताऊं तो पिछले वर्ष की तुलना में ये एमएसपी ज्यादा है और तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपए की प्रति क्विंटल वृद्धि। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले हमने 20,000 करोड़ की बात की थी और सवाल पूछा था कि पैसा किसका है, कहां से आया है। अब पता चला कि 20,000 करोड़ का आंकड़ा गलत था। इसमें 12,000 करोड़ और जुड़ गए। अब आंकड़ा हो गया है 32,000 करोड़ का। उन्होंने कहा कि अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो हिंदुस्तान पहुंचता है उसके दाम दोगुने हो जाते हैं। ऐसे में लगभग 12,000 करोड़ रुपए अडानी ने हिंदुस्तान की जनता की जेब से निकाले। फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन, इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, पीएम मोदी के कामों को और राजीव गांधी के उस बयान की वो बात क्यों नहीं करते। 100 पैसे भेजते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं, जनता याद रखेगी। राहुल गांधी को ना कभी जमीनी सच्चाई समझ में आई है ना आ पाई। मुझे लगता है कि जनता याद रखेगी मोदी जी का सीधा डायरेक्ट बेनिफिट जो उसके खाते में जाता है, और राहुल गांधी के पिता का बयान याद रखेगी कि पहले यहाँ का देश का प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजता था, 15 पैसे पहुँचते थे, 85 पैसे बिचौलिए खाते थे या दलाल खाते थे। लेकिन जब मोदी भेजते हैं तो 100%, चाहे वो महिला के खाते में जाए, चाहे वो किसान के खाते में जाए, चाहे वो वृद्ध के खाते में जाए, वो 100% जाता है। और ये जो खींच है वो इस बात की है, गरीब आदमी इसे याद रखेगा, ये बेमतलब की जो बकवास करने की आदत है इसे याद नहीं रखेगा। राहुल गांधी को जमीनी सच्चाई न कभी समझ में आई और शायद न कभी आप, मुझे लगता है। वहीं अडानी के मुद्दे को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी अडानी को लेकर एक भी तथ्य आज तक पेश नहीं कर पाए। राहुल गांधी पर सियासी प्रहार करते करते उन्होंने राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा पर जुबानी हमला बोल दिया। रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आरोप तो रॉबर्ट वाड्रा पर भी लगेगा। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर तो कई
तथ्य तक सामने आए हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को निशाने पर अनिल विज लेते नजर आए। राहुल गांधी जी आज तक एक भी तथ्य पेश नहीं कर सके जो अडानी के लिए उन्होंने कुछ किया हो, जबकि इनके जीजा श्री रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ तो कई तथ्य पेश हो चुके हैं, कोर्टों में हैं। राहुल गांधी जी पहले अपना रिकॉर्ड साफ करें, फिर किसी और पर बोलें। पहले रॉबर्ट वाड्रा का बताएं ना, उनका क्या हुआ। 2024 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा अहम रहने वाला है। इसको लेकर असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। कहा, शासन में आने के बाद हमने बोला था हम राम मंदिर बनवाएंगे और जनवरी में ये बनकर भी तैयार हो जाएगा। कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने कभी राम मंदिर बनाने के लिए कोई काम किया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी देश का शासन में आया, शासन में आने का समय हमने बोला था कि हम राम मंदिर बनाएगा। आज आप देखिए जनवरी महीना में राम मंदिर बन जाएगा, हम लोग सब राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएगा। लेकिन ये प्रभु श्री राम का मां का छत्तीसगढ़ है। आज कांग्रेस पार्टी 7 साल देश में शासन किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राम मंदिर बनाने के लिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर इस समय जोर शोर से सियासत हो रही है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, इनके वचनों की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, लेकिन अपने वचनों को ये पूरा नहीं करते। घोषणा पत्र बनाना, अनेक तरह के मिश्रण, अनेक तरीके के लुभावने वादे करना इनकी पुरानी आदत है, इनके लिए आसान है। क्या कुछ कहा वो आप सुनाते। जहां तक वचनों की बात है, वो तो एक इतनी गहरी खाई है कांग्रेस की और इन दोनों की कि वचन की लिस्ट तो बड़ी लंबी होती है पर पूरी एक भी नहीं होती। मैनिफेस्टो बनाना, उसमें अनेक तरीके के मिश्रण, अनेक तरीके के लुभानवी मुद्दों को डालना, ये बहुत आसान है। लेकिन 15 महीनों में जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस के वचन पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस हमेशा की झूठ और लालच की राजनीति करती रही है। इस वचन पत्र के जरिए ये बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस अपनी योजनाओं के जरिए लालच देकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, ताकि लोगों को बरगलाया जा सके, वोट हासिल किया जा सके। देखिए, कांग्रेस का इतिहास आश्वासन और झूठे वादों का रहा है, पूरा करने का कभी नहीं रहा, और इसलिए ये कुल पुलंदा है लालच का और भ्रम फैलाने का। 1.5 साल कमलनाथ थे, उन्हें क्या किया जरा वो बताएं। तो ये उनके पास बताने के लिए नहीं है, बताने के लिए हमारे पास है। मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं, महिला सशक्तिकरण के हमारे क्रमबद्ध काम करने का संकल्प, राज्य सरकारों के द्वारा महिला सशक्तिकरण हो या फिर अन्य क्षेत्रों में हमारा विकास कार्य हो, हम गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित लोग हैं। हम आधारभूत ढांचा को मजबूती देने वाले। मिजोरम में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। बीजेपी ने मिजोरम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके अलावा पार्टी ने छत्तीसगढ़ की पंडरिया विधानसभा सीट से भावना बोहरा को अपना उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा शामिल हैं। सीनियर लीडरशिप की बात कर लें, मिजोरम और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी गई है। यहाँ आपको ये बता दें कि मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं और 7 नवंबर को यहाँ मतदान होगा। नतीजों की बात कर लेते हैं, मतगणना की बात कर लेते हैं तो 3 दिसंबर का दिन होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। इधर मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की सूची के अनुसार थोरंग से शांति विकास चकमा चुनाव लड़ेंगे। इसी के तहत ममित सीट से लालिन लियाना पर पार्टी ने भरोसा जताया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और इन दिनों पार्टी ने सीटों को लेकर मंथन लगातार करना शुरू कर दिया है।
बीजेपी कोर कमेटी की बैठक पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा, दिल्ली में बीजेपी की कोर समूह और संसदीय बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पहली और दूसरी सूची के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के फिलहाल रणनीति तय होनी बाकी है, उसी पर चर्चा हो रही है और देखना ये होगा कि कब तक इस सूची को लेकर फाइनल पार्टी कर पाती है, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर माना ही जाता है कि पेच फंस रहा है। अब इन सूची को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। पहली सूची दूसरी सूची के बारे में अभी कोई कहा नहीं जा सकता। बैठक हुई, निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर कोर ग्रुप और संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और कई सीटों के बारे में क्या रणनीति रह सकती है। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। पार्टी ने शाह पर छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से देखिए बड़ा आरोप लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है और अपनी हार से बौखला गए हैं अमित शाह और अब सांप्रदायिकता का सहारा लेना चाहते हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी देखिए आमने सामने आ गए हैं। गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए हैं। देखना ये होगा कि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार कब तक सामने आता है, क्या सामने आता है। तो शिकायत करेंगे जी, ये भड़काने वाला काम कर रहे हैं। गृह मंत्री हो के इस प्रकार से लोगों के भावनाओं को भड़काने वाला यदि बयान देगा तो शिकायत होगी, बिल्कुल शिकायत करेंगे जी। ये भड़काने वाला काम कर रहे हैं। गृह मंत्री हो के इस प्रकार से लोगों के भावनाओं को भड़का। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश बघेल को डॉक्टर रमन के सिवाय कोई और चीज सपने में भी दिखती नहीं है। सुबह दोपहर शाम उन्हें सिर्फ सपना दिखता है। पता नहीं उन्हें क्या भय है, ये मेरी समझ के बाहर है। भूपेश को डॉक्टर रमन के सिवाय कोई चीज दिखता नहीं सपने में भी। तो सवेरे दोपहर शाम जगते हुए भी सपना दिखता है। क्या उसको फोबिया है, मेरे समझ के बाहर है। अरे टिकट वितरण चुनाव की केंद्रीय समिति करती है और हम सब में सिर्फ और सिर्फ सलाह देने की। भूपेश को डॉक्टर रमन के सिवाय कोई चीज दिखता नहीं सपने में भी। तो सवेरे दोपहर शाम जगते हुए भी सपना दिखता है। क्या उसको फोबिया है, मेरे समझ के बाहर है। अरे टिकट वितरण चुनाव की केंद्रीय समिति करती है और हम सब में सिर्फ और सिर्फ सलाह देने की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस में काम बचे हुए हैं और गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है। इसका खुलासा खुद कमलनाथ ने किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह को दे दी है। बड़ा ही चुटीला अंदाज उनका सामने आया है। उन्होंने चुटकी ली है कांग्रेस पर और जिस तरह से दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया है, अभी बयान खूब चर्चाओं में है। कांग्रेस में काम बटे हुए हैं, गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर। 2024 के चुनाव नजदीक हैं और उससे पहले एसवाईएल के मुद्दे पर खूब राजनीति हो रही है। अब इस मामले पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कहा है कि एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में एक बार फिर फैसला दे चुका है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, पंजाब सरकार की तरफ से एसवाईएल पर विशेष सत्र बुलाना असंवैधानिक है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है और उस निर्णय की अवहेलना करना मैं समझता हूं कि किसी के लिए भी, किसी भी, चाहे वो प्रदेश है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, सरकार है, उसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ प्रयास, मैं कहूँगा कि अनावश्यक प्रयास जो हैं वो आदरणीय जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार कर रही है। लेकिन अंतिम तो हमें एसवाईएल का पानी मिलेगा ही। देखिए, ये जो सत्र, स्पेशल सत्र बुला करके जो एक
चुनाव से पहले हरियाणा बीजेपी की ओर से अब लगातार देखा ये जा रहा है कि सियासी गतिविधियां बढ़ा दी गई है। अब इसके लिए विधायकों की एक बड़ी जिम्मेदारी लगाई गई है। दरअसल अब हरियाणा बीजेपी के विधायक जनसंवाद करेंगे, जन जन के बीच जाएंगे, जनता से रूबरू होंगे और इसके जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। इसको लेकर देखिए बैठक की गई और उसके बाद ये जिम्मेदारी विधायकों को दी गई। सरकार की तरफ से जो भी तहसीलदार हो या एसडीएम हो, जो भी अधिकारी रिपोर्ट करेंगे और उसकी जिम्मेदारी रहेगी और लोगों की क्या क्या समस्या उसके जो वहाँ पे साइड पे होते हैं वहीं करेंगे, बाकी चंडीगढ़ अपलोड करेंगे, उसके माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। धरातल पे जब आदमी जाता है तो आप गांव की मिट्टी से पता लग जाए। गांव के जब घुसेगा गांव के लोग बता देते हैं ये समस्या है, ये नहीं है, कहीं पानी की, कहीं सड़क की, कहीं टूटी व्यवस्था, कहीं तार की है, इस तरह की समस्या है। लोग गली में पानी की निकासी नहीं है, पानी। हरियाणा सरकार के जल्द ही 9 साल पूरे हो जाएंगे और इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और चर्चाएं इस बात को लेकर भी हैं कि हरियाणा सरकार के 9 साल पूरा होने पर एक बड़ी रैली होगी जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इसको लेकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी। उन्होंने कहा पिछले 9 साल में विकास को पंख लगे। ये जो पिछले 9 साल हैं आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मैं इसे हरियाणा का स्वर्णिम काल कहूँगा, क्योंकि 9 साल के अंदर जिस प्रकार से विकास को पंख लगे हैं, पिछला 50 वर्ष का इतिहास हरियाणा का देख लीजिए और इन 9 वर्ष का इतिहास देख लीजिए। मेरा दावा है कि 9 वर्ष के अंदर पिछले 50 वर्ष से कई गुना अधिक विकास के काम हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए। देखिए अभी तक कई बहादुरगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले बयान को लेकर एक नसीहत दी है। रणजीत सिंह का कहना है कि हुड्डा का ये बयान सब लोगों को जोड़ने के लिए एक निमंत्रण है, लेकिन इन बातों से कुछ नहीं होता। आदमी को स्पष्ट बात करनी चाहिए। कांग्रेस के अंदर जो उनके पैर कतरने में लगे हैं उन्हें संभालने की जरूरत है। अब हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, पर मैं एक बताऊं, आपको हजम हो रहा है क्या? हुड्डा साहब को भी कहते हजम नहीं हो रहा कि यार क्या कहेंगे लोग, क्या हंसेंगे। 4 कभी डिप्टी सीएम आज तक तो देश में कहीं बने नहीं। 4 डिप्टी सीएम का बनने का मतलब सीएम अपनी पोजीशन खो रहा है। अगर मेरे नीचे 4 डिप्टी सीएम है तो फिर काय का मैं किस चीज़ का चीफ मिनिस्टर हूँ? चीफ मिनिस्टर का एक रुतबा होता है, चीफ मिनिस्टर की एक पोजिशन होती है। वो चीफ मिनिस्टर पे बैठना ही इटसेल्फ एक पोजिशन को जन्म देगा। 4 डिप्टी में कौन कहेगा सीनियर कौन होगा, 1 कौन होगा, 2 कौन होगा, 3 कौन होगा, 4 कौन होगा। चुनावी शोर के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। अब हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि सैलजा को संगठन नहीं बनाने दिया और ना ही अबू देवान को। इस तरह की राजनीति की दीपेंद्र जी और उनके पिताजी ने, लगभग कांग्रेस के प्रमुख नेता कांग्रेस से बाहर गए और या बाहर नहीं गए तो तकलीफ में आए। देखो सैलजा जी को बॉडी नहीं बनाने दी, राज्यसभा नहीं जाने दिया, तो हर अनुसूचित जाति वर्ग के आदमी को तकलीफ है। अशोक तंवर को लठिया के उतारा, उसकी तकलीफ भी है। गरीब घर का बेटा अध्यक्ष बन के आया था। अभी उदय भांजे जी बॉडी नहीं बना पा रहे हैं। तो इस नाते से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कहो, जय राव इंद्रजीत जी कहो, कुलदीप बिश्नोई कहो, कितने सारे लोग कांग्रेस से कोई जो वातावरण उत्पन्न किया उसके कारण से आज बीजेपी के बड़े लोग धर्मवीर जी, रमेश कौशिक जी, सुरजेवाला जी को। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के बयान पर पलटवार किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो कांग्रेस की गुटबाजी और संगठन की लिस्ट नहीं निकल पा रही है, इसी को लेकर बयानबाजी करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा बीजेपी अपने कामों को लेकर कुछ नहीं कह पा रही है। ये बातें जो है मैं समझता हूँ कर करके जो है भाजपा यही बातें पुरानी हो गई हैं। भाजपा के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। भाजपा ये कह ही नहीं पा रही कि जो हमारे जो संकल्प हैं हाथ से हाथ जोड़ो के, उन संकल्पों में क्या कमी है। भाजपा कुछ अपने काम बता ही नहीं पा रही। भाजपा 2 ही काम कहती है कि गुटबाजी कांग्रेस में और लिस्ट नहीं निकल पा रही।
तीसरी बात बताए भाजपा, उसके बाद हम जवाब दें। ये बातें जो है मैं समझता हूँ कर करके इन दिनों हरियाणा में चौधरी बीरेंद्र सिंह के एक बयान पर सियासत हो रही है और अब इस बयान पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये उनका विषय है, उन्हें सोचकर बोलना चाहिए। इसमें रोल केवल उन्हीं का है। नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा साहब हैं, मोदी साहब, अमित शाह जी हैं। इसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे सीएम साहब है, उनके साथ एक धनखड़ ठाकुर जो हो। इससे 4 आदमियों से बाहर ये बात ना कोई कर सकता, ना है ना उनका विषय है। समझौता वह उनमें हुआ, अलायंस उनमें हुई है, उनमें ना वीरेंद्र सिंह के दरवाजे पे देना मैं था। हमारा को बोलना नहीं बनता, हमें सोच के अपना बोलना चाहिए। मैं नहीं मानता वीरेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं वो ठीक बात है। इसमें रोल केवल उन्हीं का है। नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा साहब हैं, मोदी साहब, अमित शाह जी हैं। इसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे तेलंगाना सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केसीआर समझते हैं कि तेलंगाना पर केवल उन्हीं का अधिकार है और वो तेलंगाना में अपनी भ्रष्ट सरकार चलाएंगे। तेलंगाना के लोग बड़े समझदार हैं, वो उनके झांसे में अब नहीं आने वाले हैं और जिस तरह से उन्होंने दावा किया है इसको लेकर पलटवार आएगा, ये माना जा रहा है। तो दुर्भाग्य है कि केसीआर समझते हैं कि सिर्फ उन्हीं का अधिकार है कि वो यहाँ एक भ्रष्टाचारी सरकार चलाए, परिवारवाद की सरकार चलाए और ये समाज को बांटने का काम करके वो लोगों को भ्रमित करेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। तेलंगाना के लोग बड़े समझदार हैं, वो उनके झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने देख लिया कितना खराब सरकार तेलंगाना में केसीआर, केटीआर, कविता ने दी। उन्होंने देखा कैसे भ्रष्टाचार मात्र दिल्ली नहीं पूरे देश में लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस पार्टी ने पहले भी गठबंधन किया, चाहे 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें, 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा गठबंधन करे तब भी, ना करे तब भी भाजपा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों का गठबंधन प्रभावी नहीं रहेगा। इन दोनों दलों ने पहले भी गठबंधन किया है, चाहे वह 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे फिर 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जनता इनके कारनामों को समझती है। 2024 में जनता का फैसला पहले ही हो चुका है, केवल चुनाव की घोषणा, मतदान होना और तीसरी बार मोदी सरकार को शपथ लेना बाकी है। कांग्रेस सपा गठबंधन करे तब भी, ना करे तब भी, लड़े आपस में तब भी, मिले तब भी। हिमाचल में आपदा राहत पैकेज को लेकर जारी सियासत के बीच में अब हिमाचल के लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल हिमाचल सरकार आपदा राहत पैकेज को धरातल पर उतारने की तैयारी में है। इसको लेकर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने जानकारी दी और बताया कि 23 अक्टूबर को मंडी से शुरुआत होगी। 4500 करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है 23 तारीख को मंडी से शुरू करने वाले हैं कि किस प्रकार ये ज़मीनी स्तर पे लोगों को जो द्वारा से एक राहत पैकेज दिया है कि इसको ज़मीनी स्तर पे लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो शुरू होने वाला है और उसकी बागडोर वो खुद संभाले हुए हैं सारे अधिकारियों के साथ कि भाई जो हमने घोषणा की है वो किसान हो, वो बागवान हो, किसी का पशु मर गया हो, जो किसी भी तरह का नुकसान जो लोगों का हुआ है, जिसमें 3500 से ऊपर करीब लोगों ने अपने घर खोए हैं और 10,000 के करीब ऐसे घर हैं जो रहने योग्य नहीं रह गए। वहीं हिमाचल में लगेज पॉलिसी पर सियासत खूब हो रखी है और इस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। सत्ता पक्ष का इस मामले को लेकर कहना है कि इससे राज्य सरकार को फायदा हो रहा है। दरअसल डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने लगेज पॉलिसी को सही ठहराया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की पॉलिसीज को लेकर निशाना साधा है। कहा है कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है आम जनता परेशान है। लगेज पॉलिसी को लेकर कुछ लोग चर्चा करते हैं। लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था वही लगेज पॉलिसी चल रही है। सिर्फ बदलाव क्या किया है कि जो लोग बस में सफ़र नहीं करते हैं
और बस में अपना सामान भेजते हैं और बस को कुरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उनसे पैसा लेने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा फेरबदल किसी लगेज पॉलिसी में नहीं हुआ है और इसलिए इससे भी जो है आप देखो शुरुआत में ही लगभग 1 करोड़ रुपए की 24 की खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।